चलिए बेटा, आज हम लोग ऋजुरेखीय पथ पर गति में गुरुत्वाधीन गति पढ़ेंगे। कौन सी गति? गुरुत्वाधीन मतलब गुरुत्व के अधीन गति। मतलब जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति करता है तो उसे गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व के अंदर गति करता है जब कोई वस्तु, तो गुरुत्व के अधीन गति कहलाता है। ठीक है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक, नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। एक क्या, नीचे से ऊपर की ओर। गुरुत्व का मतलब नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो कहा जाता है कि वो गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है या कर रही है। ठीक है, वो वस्तु, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए। गुरुत्व के अधीन गति कब करती है वस्तु? जब वो या तो नीचे से ऊपर फेंक दी जाए या ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है। इस स्थिति में जो त्वरण होता है वो ए नहीं लेकर के जी लिया जाता है। इसमें त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जब कोई वस्तु गति करती है तो उस स्थिति में त्वरण ए की जगह पे माइनस जी रखते हैं। कब? नीचे से ऊपर की ओर। गति के समीकरण क्या होंगे तब? गति के समीकरण निम्न होंगे। कौन कौन होंगे? पहला होगा v बराबर u माइनस जी टी होगा। जहाँ v बराबर u प्लस ए टी होता था वहीं v बराबर u माइनस जी टी होगा, पहला समीकरण। और दूसरा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तब दूरी को हम h से दिखाते हैं। दूरी जो h था वो h हो जाएगा, तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी। यस जहाँ कहते थे वहाँ यच लिख देंगे। ये हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है नीचे से ऊपर की ओर, तब गति के समीकरण कौन से प्रयोग होंगे। ठीक है, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है या गति करती है तब त्वरण का मान प्लस जी होता है और ये यस की जगह पे यस तो रहेगा ही। गति के समीकरण इस स्थिति में क्या होंगे? गति के समीकरण निम्न होंगे। कौन कौन होंगे? पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी। ठीक है, इसमें कोई समस्या? ठीक है, एक स्थिति और आपको ध्यान में रखना है। यही मान लो मैं तीसरा लिख देता हूं। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है। मुक्त रूप से, जैसे हम कहीं छत पे खड़े हो जाए, किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है
तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, वो 0 होता है। आप याद रखिएगा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गति करती है, नीचे की ओर गिरती है ना, तो नीचे की ओर गिरती है तो ये समीकरण लगता है ऊपर से नीचे की ओर में। लेकिन जब मुक्त रूप से गिरती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, तब गति के समीकरण क्या होंगे, तब गति के समीकरण v बराबर gt पहला होगा, दूसरा h बराबर हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा होगा v स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक है, तो गति के समीकरण आप लोग क्लियर कर लोगे। अब तो 3 परिस्थितियां इसमें निकली गुरुत्व के अधीन गति में। एक, नीचे से ऊपर जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिरती है, और तीसरा जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ दी जाती है, तब गति के समीकरण क्या क्या होते हैं। समझ गए इसको, बोलिए। तो ठीक है, नोट कर लीजिए आप समीकरण इतना। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे ये ग्राफ आपको दे दिया गया है। इसी ग्राफ में पहला पॉइंट क्या निकालना है, त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होगा, और दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, 0 से 4 सेकेंड में, ये सेकेंड अक्ष है, समय अक्ष है, 0 से 4 सेकेंड में बस ने कितनी दूरी तय की है, जबकि ये वेग अक्ष को दिखाता है, दूरी अक्ष नहीं है ये, और ये समय है। वेग और समय दिया गया है, आपको दूरी बताना है कि 0 से 4 सेकंड में बस ने कितनी दूरी तय की। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है आपको, है ना। अब बताइए, पहले त्वरण निकालना है, वस्तु का त्वरण। प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या सूत्र पढ़ाया गया था, डेल्टा v बाई डेल्टा, या इसको क्या कहते हैं, T2 माइनस, ये आपको भूलना नहीं है सूत्र। अब यहाँ से बताओ V2 का मान कितना है, अंतिम वेग मैंने बताया था, जहाँ अंतिम होगा वहाँ से लंब डाल देना अक्ष पे। ये जो स्थिति होगी ये वेग को दिखाएगी, वेग अक्ष है, तो अंतिम वेग कितना, 8, प्रारंभिक वेग कितना, 2। अब यहाँ से समय कितना अंतिम, 4, और प्रारंभिक समय यहाँ पे 0। प्रारंभिक समय यहाँ पे समय कितना है, समय यहाँ 0 है, ठीक है, समय जो है 0 है यहाँ पे। तो 8 में से 2 घटाओ, 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1.5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया पहला पॉइंट ग्राफ से। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी। एक बात बताओ, दूरी को मैंने क्या पढ़ाया है वेग समय ग्राफ में, कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है अगर हम दूरी निकालना हो ग्राफ में। तो अब हम क्या लिखेंगे, 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ और किसके, समय अक्ष के बीच की दूरी, नहीं, समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब बताओ, वेग समय ग्राफ ये है और समय अक्ष यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है दूरी के लिए। तो अब क्षेत्रफल किसका किसका निकाला जाए, ABCDE मान लो, या O तो है ही है यहाँ। बताओ किसका किसका क्षेत्रफल निकाला जाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए और इस आयत का क्षेत्रफल निकाला जाए, दोनों जोड़ दिया जाए, दूरी हो जाएगा।
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ भी लिख दो, ओ ए, है ना, या सी डी लिख सकते थे, चौड़ाई में कुछ भी लिख सकते थे। अब मान बताओ, ए सी का मान 4, बी सी का कितना है 2, 2 4 2 6, गैपिंग देखो केवल इतने में कितना, 2 निकल जाएगा ये, अरे 6। अब ओ डी ओ ए 2 से कट भी जाएगा, 2 छक 12 और 4 दूना 12 और 8 मीटर लिखेंगे उत्तर में, चूँकि दूरी आपने निकाला है। भले यहाँ क्षेत्रफल निकाला गया मीटर स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो 0 से 4 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। तो बढ़िया न्यूमेरिकल लगा लीजिए।